ऑलराइट, चलिए सर, तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा। मैं ये मान के चलूंगा आप बिल्कुल लल्लू हो, आपको कुछ नहीं आता, आप छोटे बच्चे हो, पहली बार पढ़ रहे हो। तो सारी बातें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अगर मैं थोड़ा जल्दी बता दूं और लिखने का टाइम ना मिले, तो मैं ये फाइल आपको बाद में पीडीएफ बना के भेजूंगा। तो टेंशन मत लेना कि सर मेरा छूट गया, आप ऊपर कर दो नीचे कर दो। बाद में नोट कर लेना, थोड़ा स्पेस छोड़ते चलना, है ना, टाइम का कंस्ट्रेंट है, ये आप भी समझते हो, ठीक है। 11th के बारे में बात कर लेंगे बाद में, अभी 12th करते हैं। बट अभी मुझसे पर्सनली बात कर लेना। 11th वैसे मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा, मैं रिवाइज करा सकता हूँ, पूरा नहीं करा पाऊंगा, है ना। चलो चालू करते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग, वो पढ़ेंगे। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे कूलम्ब, उन्होंने जो भी अपना लॉ बताया था, और उसकी वजह से जो फोर्स वगैरह होता है मल्टीपल चार्ज का, वो। और 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज की फाइल में मैंने कल भेज दिए थे, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, ज्यादातर क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। चलिए सर, आज की कहानी चालू करते हैं। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलो जी, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो बेटा, दो बातें होती हैं। एक होता है चार्ज और एक होता है मास। चार्ज और मास किसी भी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्ज और मास किसी भी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली चार्ज जो होता है वो एक तरीके का फोर्स क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। तो आपसे कोई पूछेगा तो नहीं कि डेफिनेशन बता दो, बट आपको पता होनी चाहिए चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो मास के साथ अटैच होती है, ठीक है। मास होगा तो उसके साथ चार्ज अटैच होता है। अब किसी चीज को अगर न्यूट्रल कह रहे हैं तो चार्ज उसमें भी है, वो बात अलग है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल इक्वल है, तो उसके न्यूट्रल बोल दिया, बट चार्ज होगा जरूर। तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों के ऊपर तो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, तो उसको चार्ज पार्टिकल नहीं कहते। तो बेसिकली दो टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, आपको पता होगा। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी आपको पता होगा। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव ही क्यों होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव क्यों होता है? तो क्योंकि हमारे जो दादा परदादा उसके पहले के साइंटिस्ट रहे होंगे बहुत पुराने जमाने के, उन्होंने अपने टाइम में इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मान लिया बस, और प्रोटॉन को पॉजिटिव कह दिया। अगर वो उल्टा मान लेते तो दुनिया वैसे ही काम कर रही होती जैसे आज कर रही है। तो उन्होंने मान लिया, इसलिए हम मान के चल रहे हैं। बेसिकली दो अलग अलग चीजें थी, तो उनका कुछ नामकरण करना था। एक को माइनस कह दिया, एक को प्लस कह दिया, खत्म हो गई बात। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, किसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि प्रोटॉन के ऊपर? तो जवाब है सर, दोनों का चार्ज बिल्कुल इक्वल होता है, बिल्कुल इक्वल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज समान होता है। माइनस प्लस सिर्फ उनको ये डिनोट करने के लिए लगाया गया है कि दोनों की प्रॉपर्टी अलग है ना सर। अच्छा, कितना कितना चार्ज होता है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप बात करो तो बेटा वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और भैया चार्ज का यूनिट क्या होता है जी? चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। साइंटिस्ट है, उनका नाम है, तो कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का है तो नेगेटिव लिख देंगे। चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करो तो पॉजिटिव लिख देना, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत ही छोटा चार्ज होता है, 10 की पावर देखो -19, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे चार्ज की एमकेएस यूनिट क्या होती है, एमकेएस, तो आप कहेंगे सर कूलाम होती है। एमकेएस यूनिट क्या होती है सर? कूलाम होती है। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा? चार्ज की सीजीएस यूनिट किसी को पता है? अरे सर, हमें कैसे पता होगा, आप बताओ। एनी, फेराडे। फेराडे चार्ज की यूनिट ईएसयू, आरती ने सही बताया है। ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बाकी कन्वर्जन भी बताएंगे कि एक कूलम में कितना एसी होता है, बट ये सीजीएस यूनिट होती है चार्ज की। सी जी एस, यूनिट ऑफ चार्ज इज ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बाकी आपके सामने लिखा है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, और चार्ज की वजह से ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। दोनों चार्ज की वजह से है। अगर चार्ज को हटा लो तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी बचेगी ना मैग्नेटिज्म बचेगा। ये दोनों है क्योंकि चार्ज है। चार्ज है तो ये दोनों है, साथ में चल रहे हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए। एक एक प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट का चार्ज आप दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरे का किसी तीसरे में कर सकते हो। इसको आप बना नहीं सकते, आप इसको मार नहीं सकते, आप इसको खत्म नहीं कर सकते।
बेसिकली चार्ज को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, आप एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के दूसरे ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करा दो, तो जिसके इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, और जिसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के इधर उधर जाने की वजह से एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज और एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का इधर उधर जाना ही आपका कहते हैं कि चार्ज करने का तरीका होता है। तो चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, सिंपल, पहला फंडा हो गया। दूसरा, एसोसिएटेड विद मास, मतलब चार्ज हमेशा मास के साथ जुड़ के आता है। ऐसा हो नहीं सकता कि भैया मास तो है नहीं पर चार्ज है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका उल्टा पॉसिबल है, मतलब मास अगर है तो उसके साथ चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अगर चार्ज है तो मास जरूर होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, आसान सी बात है, आगे बढ़ रहा हूं। चलिए सर, कंजर्व्ड, मैंने अभी अभी बताया चार्ज कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। सिंपल सी बात है, कभी बनाया नहीं जाता, कभी बिगाड़ा नहीं जाता, इसे आप मार नहीं सकते। नेचर में जितना चार्ज आज है कल भी उतना ही रहेगा, और परसों भी उतना ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है ना। कौन सी प्रॉपर्टी? ये लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंट ऑफ चार्ज कह रहे हैं इसको। क्या मतलब है इसका? देखो, पहले की जो फिजिक्स थी जिसमें न्यूटन अंकल ने बहुत कुछ बताया था, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था, तो उनके हिसाब से किसी भी चीज का जो मास होता है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता था। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट तेज भाग रहा है तो भी उसका इतना ही मास है, वो खड़ा हुआ है तो भी उसका उतना ही मास है। उसकी स्पीड कितनी भी ज्यादा या कितनी भी कम हो जाए, उसके मास का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। बट अब आए हमारे एक साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि भैया देखो, अगर आपकी स्पीड बढ़ते बढ़ते लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो गई, कंपेरेबल कह रहा हूं, इक्वल तो हो ही नहीं सकती, अगर आपकी स्पीड बढ़ते बढ़ते लाइट के कंपेरेबल, कि भाई लाइट से और आपकी स्पीड को कंपेयर किया जा सके, लाइट की स्पीड का 10-15% भी अगर हो गई, तो आपका जो मास है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। मतलब किसी भी चीज का मास एब्सोल्यूट नहीं होता, वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी उसका मास घटता जाएगा। ये कौन सी थ्योरी है सर? ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो आइंस्टीन अंकल ने हमें बताई थी, जिन्होंने न्यूटन की थ्योरी को काफी हद तक बाद में जाके एक लेवल के बाद उसको गलत प्रूफ कर दिया। कि देखो, जनरल लाइफ में तो न्यूटन अंकल की थ्योरी बढ़िया काम करती है, बट अगर थोड़ा सा ऊपर उठो, थोड़ा एडवांस आगे बढ़ो, तो रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और मास स्पीड पर डिपेंड करता है। बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप स्पीड को बढ़ाते जाओगे और आपके हाथ में एक चार्ज है, तो स्पीड कितनी भी ज्यादा हो जाए चाहे कितनी भी कम हो जाए, चाहे लाइट के बराबर ही क्यों ना हो जाए स्पीड के, उसकी चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्पीड और चार्ज आपस में इनवेरिएबल है, मतलब इंडिपेंडेंट है। इस प्रॉपर्टी को ही इनवेरियंस या इनवेरिएंट ऑफ चार्ज कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? लिखा भी हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ऑल राइट, छोटे छोटे से पॉइंट्स नोट करते चलो मेरे साथ। इतना कर लोगे तो मुझे बता देना, हो गया सर, आगे बढ़ो। चलो, जल्दी से नोट करो। ये हमारी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी थी, अभी और प्रॉपर्टी के बारे में भी हमें बात करनी है। जब हो जाए तो लिख देना डन। किसी को नॉइस तो नहीं आ रहा पीछे से? मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे पा रही है सब लोगों को? यस, ठीक है, ओके, डन। इनवेरियंस, इनवेरियंस का मतलब समझो, जो मास होता है वो स्पीड के बढ़ने से कम होता है, बट वो तब होता है जब आपकी स्पीड लाइट की स्पीड को अप्रोच करने लगे, कि आपकी स्पीड बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो गई, तो ऐसा देखा गया कि मास कम होने लगता है। अब आप और हम ये नहीं देख सकते, क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज अभी तक बनाई नहीं है जिसके अंदर हम बैठ के लाइट की स्पीड के बराबर के आसपास भी पहुंच पाए। तो हम रियल लाइफ में ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हमारे हिसाब से अगर किसी का मास 5 किलो है तो वो 5 किलो ही रहेगा, चाहे वो तेज भागे चाहे वो स्लो भागे, सिंपल। बट ऐसा आइंस्टाइन ने गलत प्रूफ कर दिया कि ऐसा होता नहीं है, स्पीड के बढ़ने से मास घटता है। बट ऐसा चार्ज के साथ नहीं कहा गया। चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता, स्पीड को चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, उसका चार्ज उतना ही रहता है। ये होता है इनवेरियंस। ठीक है, ओके बेटा, चलिए, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस पता होना चाहिए, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, ये दो छोटे छोटे से चार्ज बने हुए हैं, आपको पता होगा
लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये भी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना सर। और इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा, चाहे कोई भी एक चार्ज बड़ा हो चाहे छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बीच में लगने वाला फोर्स इक्वल है और ऑपोजिट है। अगर एक के ऊपर लेफ्ट में लग रहा है तो दूसरे के ऊपर राइट में लगेगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ओके सर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ खास प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना है। इस डायग्राम को देखो और समझो क्या है सर इस डायग्राम में ऐसा खास। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल से आप क्या समझते हैं? न्यूट्रल अगर कोई चीज है, इसका मतलब उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव नेट चार्ज कितना बन गया? अंडा, जीरो। तो अगर कोई चीज न्यूट्रल है और उसका मास m है, अब आपने क्या करा, इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया। आपने क्या करा, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो इसका मास इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अगर आप किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज कर दें तो मास विल इंक्रीज और डिक्रीज, क्या लगता है आपको? सोच के बताना। इंक्रीज, अशोक को लग रहा है इंक्रीज। डिक्रीज, किसने बताया डिक्रीज? एक्सप्लेन करो कैसे, कैसे डिक्रीज, मतलब क्यों? ओ, बिल्कुल सही बात। देखो कोई भी चीज पॉजिटिवली चार्ज तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाए। पॉजिटिव चार्ज कभी तब नहीं आता कि जब आप प्रोटॉन को देते हो। देखो प्रोटॉन का ट्रांजिशन नहीं होता। प्रोटॉन बैठे हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते आप, भैया एटम बम बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन के साथ ही लेन देन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जाना इज पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ अगर आपके पास से जा रहा है तो आपका मास कम होगा। इसका मतलब यह हुआ अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसका मास उसके न्यूट्रल स्टेट से कम होगा। तो m डैश इसका अभी का मास है विच इज लेस देन इट्स न्यूट्रल मास। समझ रहे हो? पॉजिटिव चार्ज का मास डिक्रीज होता है। अगर नेगेटिव कर दो आप, नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव का मास अगर m डबल डैश है तो नेगेटिव का मास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का? वैसे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, बट फिर भी होता तो है ही ना यार। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 raised to power -31 kg। ये होता है हमारे छोटे से इलेक्ट्रॉन का मास। ये मास इतना कम होता है कि एटॉमिक मास में आप इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर ही नहीं करते। किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर आपको बताना हो तो आप खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लेते हो, इलेक्ट्रॉन को तो कंसिडर नहीं करते ना। बट यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फर्क ही सही, बट फर्क तो पड़ रहा है ना। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, तीन डायग्राम एक साथ बना लीजिए, पॉजिटिव वाला, न्यूट्रल वाला और नेगेटिव वाला। नेगेटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव घटेगा, न्यूट्रल तो जो है वो है ही। ठीक है, जल्दी बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। डन। और हाँ, सोना नहीं है क्लास में, देखो गुड नाइट मत करने लग जाना। क्लास में अगर हो तो फुल अटेंशन के साथ बैठना है, थोड़ा बहुत टाइप करते रहना है, बोलते रहना है, ताकि मुझे भी अच्छा लगता रहे और तुम्हें भी अच्छा लगता रहे। चलिए जी, बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट, मैं कह रहा था ना आपको कि कूलाम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू, जिसको हम कह रहे थे स्टैट कूलाम भी कहते हैं इसको, तो उनके बीच में अगर आपको कोई रिलेशन पूछने लगे तो भैया लिख लेना। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10 raised to power 9 स्टैट कूलाम। इसको स्टैटिक कूलाम भी कहते हैं। ये होती है सीजीएस यूनिट और ये होती है एमकेएस यूनिट। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना, जो कि बनते हैं, आप लिख लेना, है ना। नोट करो, 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10 की पावर 9 स्टैटिक कूलाम, या फिर ईएसयू, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। डन सर। अब देखो ये तीन बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी के ही अंदर आता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसकी स्पीड जीरो है, जैसे कि मैंने ये बना रखा है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, उसकी स्पीड जीरो है, मतलब वो भाई साहब रेस्ट पे है।
तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो उसके अंदर से क्या प्रोड्यूस होता है? ई ओनली। ई ओनली मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो उसके चारों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर कोई दूसरा चार्ज उसके पास आएगा तो ये वाला चार्ज उस दूसरे वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, वो अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो बेसिकली एक बात याद रखनी है आपको कि चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लाइन। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दूसरी बात, अब आपने इस चार्ज पार्टिकल को क्या करा? कांस्टेंट स्पीड से भगाना शुरू कर दिया। ऐसे लिया और कांस्टेंट स्पीड से ले जाने लग गए। कांस्टेंट स्पीड को हम प्यार से यूनिफॉर्म मोशन भी कह देते हैं, है ना सर? यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करता है तो क्या आपको लगता है वो करंट होता है? चार्ज पार्टिकल का एक कांस्टेंट स्पीड से जाना, वही तो करंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस पहले से ही हो रहा था क्योंकि चार्ज पार्टिकल था, भले ही वो रेस्ट पे था। और अब वो मोशन में भी हो गया तो करंट भी बन गया। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसके अंदर से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, इसके ऊपर तो हमारा एक प्रॉपर चैप्टर है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से जा रहा है, वेरिएबल स्पीड का मतलब समझते हैं आप? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो बेटा वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट्स एनर्जी। वो एनर्जी भी रेडिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी रेडिएट, इसको प्यार से पता है क्या बोलते हैं? ईएमडब्ल्यू। क्या होता है ईएमडब्ल्यू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर नंबर 8, क्लास 12 एनसीईआरटी की पहली बुक का आखिरी चैप्टर है ना सर? तो तीन बातें आपको दिमाग में रखनी है। तीनों बातें मैं आपको दोबारा से बता दूं। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये एक चैप्टर में आप पढ़ोगे एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन। एल होता है इंडक्टर, होता है सी होता है कैपेसिटर। एक ही सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर लगा देते हैं, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, इधर उधर एनर्जी वाइब्रेट करती है, उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। तो ये भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, नोट करा? बढ़े आगे? ठीक ठीक। सर ये कैसे पता चला आपको? एक्सपेरिमेंट से पता चला ये सब चीजें तो। ऑलराइट, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब बात करते हैं चार्जेस ऑन अ कंडक्टर। जब आप किसी मेटल को चार्ज देते हो, जैसे कि आपने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए या इलेक्ट्रॉन लिए, तो उसके ऊपर चार्ज आता है। तो वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में बता करते हैं। तो एक आपने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट सॉलिड भी हो सकता है और ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होलो भी हो सकता है। तो भले ये सॉलिड है, भले ये होलो है, अगर ये कंडक्टर है, अगर ये मेटल है, तो इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो हमेशा कहां पे होगा? इसकी सरफेस पे होगा। इसके अंदर चार्ज नहीं होता, क्योंकि जो भी चार्ज इसके अंदर होगा वो एक दूसरे को रिपेल करके कहां पहुंच जाएगा? एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि चाहे आपका कंडक्टर सॉलिड हो चाहे होलो, जो भी चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है। अब अगर सरफेस बिल्कुल इवन है, मतलब जैसे कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। शायद किसी का माइक खुला हुआ है, अपना माइक ऑन ऑफ कर लो, पीछे से थोड़ी बहुत आवाज आ रही है ना? तो अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो सारा चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना चार्ज ऊपर की तरफ है उतना ही चार्ज नीचे की तरफ, उतना ही थोड़ा साइड में, उधर इस वाली साइड में, चारों तरफ बराबर चार्ज होगा, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका कंडक्टर पॉइंटेड है, पॉइंटेड मतलब एक तरफ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है और एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडियस उसकी कंपेरेटिवली ज्यादा है और एक तरफ देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। तो सर यहाँ पे क्या होगा? जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है ना, जहां पे एज होता है, जहां पे शार्प होता है, जहां पे पतला होता है कंडक्टर, वहां पे ज्यादा चार्ज पार्टिकल आते हैं, वहां पे ज्यादा चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पे चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। चार्ज
डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर रेडियस बड़ी होगी जो कि यहां पे है तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। अगर रेडियस कम है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब चार्ज पार्टिकल बढ़ जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा चार्ज ज्यादा कहां पे होता है, जहां पे एज होता है, जहां पे रेडियस कम होती है। तो इस तरफ ज्यादा चार्ज, इस तरफ कम चार्ज, क्योंकि चार्ज डेंसिटी रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है सर। तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा जैसे कभी जैसे लाइटनिंग कंडक्टर नहीं होते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उनको लाइटनिंग जो थंडर वगैरह आते हैं तो लाइटनिंग से बचाने के लिए एक मेटल की रॉड डाल दी जाती है पूरी बिल्डिंग के अंदर। वो रॉड सीधा जाके ग्राउंड में अटैच होती है, ग्राउंड में बड़ी सी प्लेट होती है। तो जब भी ऊपर से बिजली गिरती है तो उन रॉड के थ्रू सारी बिजली सीधा ग्राउंड में चली जाती है और आपका जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा रहता है। तो अर्थिंग अर्थिंग की बात करें, राइट। तो वो जो रॉड होती है ऊपर से उसकी शेप कैसी होती है, ज्यादातर वो शेप आपको पॉइंटेड दिखाई देगी। ज्यादातर वो शेप कैसी होती है, पॉइंटेड होती है ऊपर से, ताकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रहे। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाए और सारा चार्ज एक साथ इकट्ठा करके वो सीधा ग्राउंड में भेज दे। ठीक है। ओके। तो कुल मिला के आपको एक बात यहां से समझ में आनी चाहिए कि चार्ज डेंसिटी रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर रेडियस पूरे में इक्वल है तो चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, तो आप बता दें। आगे बढ़ो। दोनों डायग्राम बना लो, डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। चलो डायग्राम से क्लियर हो गया, ऑलराइट। जल्दी जल्दी से डायग्राम बना लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है। दो टाइप का मतलब, एक होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या फर्क है दोनों में? तो देखो, डिस्क्रीट का मतलब होता है एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज छोटा सा यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ। ऐसे करते करते बहुत सारे चार्ज रखे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn, ऐसे करते करते बहुत सारे चार्ज रखे हैं हुए हैं। इसको बोलते हैं बेटा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप ये बता सकें कि कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे रखे हैं, सब अलग अलग, सबकी पोजीशन पता है और उनका नंबर, उनका काउंट भी आपको पता है। एक होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या होता है, जैसे कि एक रॉड ले ली मैंने और उस रॉड को चार्ज कर दिया, तो बेटा सारा चार्ज तो इसके ऊपर ऐसे चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इस रॉड के ऊपर है, तो आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, पूरी रोड के ऊपर चार्ज है, हाँ। बट काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं पूरी रॉड के ऊपर, तो इसको कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया गया। या फिर आपको कहा मैंने एक मेटल की प्लेट है और उस मेटल की प्लेट के ऊपर आपने चार्ज दे दिया तो पूरा चार्ज इसके ऊपर फैल गया, तो ये चार्ज भी कैसा है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट के अंदर फर्दर कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि डिस्क्रीट के आगे क्या टाइप होते हैं, बट कंटिन्यूअस के तीन टाइप अलग अलग होते हैं, तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस के अंदर तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जब चार्ज किसी लेंथ के ऊपर हो, लेंथ के ऊपर, जैसे कि आपके पास एक रिंग है, रिंग की भी तो लेंथ ही होती है ना भाई, सरकमफ्रेंस इज लेंथ। तो रिंग के ऊपर अगर आपने चार्ज दिया है तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर रॉड का एग्जांपल हमने अभी अभी लिया था कि किसी रॉड के ऊपर चार्ज है, तो इसको भी आप किस कैटेगरी में डालेंगे बच्चा, इसको भी आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में डालेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी नाम की एक चीज होती है जिसको लैम्डा सिंबल से डिनोट किया जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे कि कोई रॉड है उसके ऊपर चार्ज है Q और उसका लेंथ है L, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि किसी भी रॉड के यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट होता है बेटा कूलाम्ब पर मीटर। चार्ज का कूलाम्ब हो गया, लेंथ का मीटर हो गया। या तो आप ऐसे डिनोट कर दें, या कभी कभी आपको एक एलिमेंट मानने की जरूरत पड़ती है कि छोटा सा चार्ज एलिमेंट होता है। जैसे कि आपने कहा कि ये मेरी बड़ी सी रिंग है, इसका एक छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं,
इसके ऊपर चार्ज है डी क्यू, और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ को मान लेते हैं डी एक्स। तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा बच्चे? वो कहलाएगा डी क्यू मतलब चार्ज अपॉन लेंथ मतलब डी एक्स। तो डी क्यू बाई डी एक्स भी लैम्डा ही कहलाता है। तो चाहे आप टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लिख दो, या फिर छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटी सी लेंथ लिख दो, दोनों सेम बातें हैं। ठीक है सर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का हुआ? तो जवाब है दो टाइप का। एक हुआ डिस्क्रीट, एक हुआ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में कितने टाइप हैं? तीन टाइप। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा सिंबल से डिनोट करते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ, रिंग के ऊपर चार्ज होता है वो भी लैम्डा, और रॉड के ऊपर चार्ज होता है वो भी लैम्डा। अब दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट कर लो, और कुछ पूछना है तो पूछो। यहां तक देखो, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी। एनीवन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। दूसरा, एक हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा हो गया एरिया चार्ज डेंसिटी, या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको। इसका सिंबल होता है बेटा सिग्मा। अगर कोई प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर आपने चार्ज दे दिया, इसका मतलब एरिया के ऊपर चार्ज दे दिया। या फिर कोई स्फेयर है, क्या है? कोई स्फेयर, थ्री डी ऑब्जेक्ट होता है स्फेयर, चाहे होलो है चाहे सॉलिड, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने स्फेयर की सरफेस के ऊपर चार्ज दे दिया, तो उसको भी किस कैटेगरी में डालेंगे आप? उसको भी आप एरिया चार्ज डेंसिटी की कैटेगरी में डालेंगे। और ये होता है सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए। ठीक है। आप चाहें तो सिग्मा को डी क्यू बाई डी ए भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। छोटी छोटी सी बातें हैं, आई होप आपको पता ही होगी ये सब बातें। तो ड्रॉपर बैच के हैं, 12th के बच्चे हैं, पता तो होगी। बट फिर भी मेरा धर्म है, मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता, तो मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ बता रहा हूँ, है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई, एरिया चार्ज डेंसिटी हो गई। तीसरी चार्ज डेंसिटी है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कोई मुझे बता दो कहां पे होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? कौन सी शेप के अंदर होता है? थ्री डी ऑब्जेक्ट, बट थ्री डी ऑब्जेक्ट तो स्फेयर भी था। स्फेयर में आपने ऐसा नहीं बोला। सॉलिड स्फेयर, तो क्या पता ये भी सॉलिड स्फेयर हो। इस वाले सॉलिड स्फेयर में एरिया चार्ज डेंसिटी बोला है आपने। अगर कोई सॉलिड स्फेयर है और कंडक्टर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है, तो उसके अंदर चार्ज नहीं रह सकता, क्योंकि वो कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, सरफेस पे भाग जाता है। तो अंदर का चार्ज, अगर आप कहो भी कि उसके अंदर चार्ज है, तो वो घूम फिर के सरफेस पे ही आ जाएगा। तो किसी भी कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर के अंदर चार्ज ना होने की वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा ली जाती है, एरिया चार्ज डेंसिटी ली जाती है। बट अगर आपके पास कोई नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर हुआ, तो बेटा जो चार्ज है वो उसके अंदर भी हो सकता है। उसके रोम रोम में चार्ज हो सकता है, उसके अंदर भी चार्ज होगा। तो इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? इस सिनेरियो में आप एक्सप्लेन करेंगे रो मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम को। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ किसके लिए आप बता सकते हैं? नॉन कंडक्टिंग के लिए बता सकते हैं। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं, सरफेस पे चार्ज माना जाता है। यूनिट हो गई कूलाम पर मीटर क्यूब। अब देखो, मैं सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज पढ़ेंगे। तो हम किसी कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर की वजह से भी फील्ड निकालेंगे। तो आपको पता तो हो कि कंडक्टिंग का चार्ज कहाँ होता है, नॉन कंडक्टिंग का चार्ज कहाँ होता है। समझ पा रहे हो? तो तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी। देखो बेटा, देखो कंडक्टिंग का मतलब हो गया कि अंदर चार्ज मोशन कर सकते हैं। यही तो होता है कंडक्टर और इंसुलेटर में फर्क। कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल उधर उधर मोशन कर पाते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है? चार्ज पार्टिकल जहां बैठा दिए वहां बैठे हुए हैं, उनके पास जाने का रास्ता नहीं है। लेट सपोज अंदर आपने कहा दो पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पॉजिटिव चार्ज कह लो या फिर नेगेटिव कहते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा फील आता तुम्हें। तो आपने कहा एक नेगेटिव चार्ज यहां पे बैठा है, एक नेगेटिव चार्ज यहां पे है, तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? आपने कहा भाई रिपल्शन लगेगा, सेम टाइप का चार्ज है। अब अगर ये कंडक्टर हुआ,
तो मतलब ये मोशन कर सकते हैं। अगर एक दूसरे की वजह से फोर्स लग रहा है और कंडक्टर है, तो ये मोशन कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। जितना मैक्सिमम दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे और दोनों फाइनली सरफेस पे आके बैठ जाएंगे। क्या इससे दूर नहीं जा सकते? अब इससे दूर जाने का स्कोप खत्म हो गया। इसके बाद तो हवा है, हवा तो फिर से इंसुलेटर है, तो सरफेस तक पहुंच जाते हैं। यहीं पे अगर ये नॉन कंडक्टर होता या इंसुलेटर होता, तो जहां पे चार्ज रखा है उसको आगे या पीछे नहीं किया जा सकता। गॉट इट? ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक डिवाइस होती है, आपको पता होना चाहिए कि भैया इलेक्ट्रोस्कोप नाम की एक डिवाइस होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्कोप। क्या करती है सर ये इलेक्ट्रोस्कोप नाम की डिवाइस? ये किसी भी चीज के चार्ज होने या ना होने के बारे में बताती है कि उसके ऊपर चार्ज है। क्या बेटा? डिस्क्रीट का? डिस्क्रीट के कोई टाइप नहीं होते बेटा। मैंने बताया डिस्क्रीट का मतलब हुआ बहुत सारे चार्ज पार्टिकल अलग अलग पॉइंट पे बैठे हैं, दैट इज डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में तीन पार्ट होते हैं, है ना? मैंने ये बताया था कि डिस्क्रीट में कोई टाइप नहीं होते। कंट नहीं नहीं, उसमें जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन आएंगे तो पता चल जाएगा, उसमें ऐसा कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंटिन्यूअस में जब डेरिवेशन करते हैं तो लेमडा सिग्मा रो तब काम आते हैं। कंटिन्यूअस में दिक्कत है, डिस्क्रीट तो एकदम चिल है, बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं करना तुम्हें। ठीक है, अभी करेंगे, परेशान मत हो। आ जाओ यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो क्या बताता है? चार्ज की प्रेजेंस के बारे में बताता है। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये पेन है। अब कोई देख के तो बता नहीं सकता कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, या चार्ज है भी या नहीं, क्योंकि चार्ज दिखता तो है नहीं। तो चार्ज को हमेशा या तो किसी ऑब्जेक्ट से आप पास लेके आओ जो पहले से चार्ज हो, फिर देखो कि अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे फिर जज करो कि क्या ये चार्ज है या नहीं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक डिवाइस बना दी जिसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो किसी भी चीज के चार्ज या अनचार्ज होने के बारे में ये बता देता है। इसके बारे में आपको एक दो बातें पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है। यहाँ पे इसके अंदर एक तो वैक्यूम होता है ना? ये वैक्यूम होता है। यहाँ पे एक मेटल की रॉड है, ये उसका ऊपर वाला पोर्शन है। और ये मेटल की रॉड यहां से होते हुए नीचे तक जा रही है। और ये दो फॉइल आपको दिख रहे हैं, ये जो दो दिख रहे हैं बेटा, ये गोल्ड फॉइल होते हैं। सर गोल्ड फॉइल ही क्यों रखें? क्योंकि फॉइल पेपर तो समझते होंगे ना, बहुत पतला पेपर समझो, गोल्ड का बना, बहुत हल्का। वो दोनों बहुत हल्के होते हैं। अगर दोनों के ऊपर मानो कि किसी ने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज मेटल की रॉड को दे दिया, तो यह सारा पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करते करते यहाँ पे पहुंच जाएगा, दोनों तरफ ये पॉजिटिव चार्ज। अब दो फॉइल हैं, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या आएगा इनके बीच में? रिपल्शन आएगा कि नहीं? तो धीरे धीरे ये क्या होने लग जाएंगी, ऐसे करके धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी। तो इनका हल्का होना बहुत जरूरी है, ताकि जो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसकी वजह से ये दूर जा पाए। अगर इनका वेट ज्यादा होगा तो फोर्स लगता रहे, ये हिलेंगी ही नहीं। तो गोल्ड का वेट बहुत हल्का होता है, तो इसलिए गोल्ड फॉइल हम लगाते हैं। अब अगर मैं और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज देता रहूंगा तो इनके बीच का डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब अचानक से मान लो पहले मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा था और ये दोनों काफी दूर थे। अब मैंने क्या किया, इनको नेगेटिव चार्ज देना शुरू कर दिया। कौन सा चार्ज देना शुरू कर दिया? नेगेटिव। तो अब क्या होगा बताओ? क्या ये अभी भी दूर जाएंगे या पास आना शुरू हो जाएंगे? पहले पॉजिटिव चार्ज दे रखा था तो दूर थे, अब आपने नेगेटिव चार्ज दिया तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज खत्म होने लगेगा और ये धीरे 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 क्या करेंगे? पास आने लग जाएंगे, क्योंकि इनके बीच का फोर्स कम होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कोई रॉड या कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस जो चार्ज की प्रेजेंस के बारे में बताती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। दो चीजें आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं। क्या बेटा? दोबारा पूछो, क्या बोल रहे हो? हाँ, हाँ, आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका चार्ज आपको पहले से पता हो, और उसको टच करा के चार्ज रख लो। उसके बाद दूसरे को टेस्ट करो। ये तो प्रोसीजर है, मतलब इतना तो चाहिए आपको, बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक क्वेश्चन बना है मैंने। एक दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपने पास लेके आए और उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों चार्ज हैं या कोई एक चार्ज है? क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों का चार्ज होना जरूरी है या कोई एक चार्ज हो तब भी अट्रैक्शन हो सकता है? दो ऑब्जेक्ट को पास लेके आए, अट्रैक्शन हो रहा था।
दोनों का चार्ज होना जरूरी है या कोई एक चार्ज होगा तो भी अट्रैक्शन हो सकता है? दोनों चार्ज होने चाहिए। गलत। एक चार्ज होगा तो भी अट्रैक्शन हो जाएगा। अब सोचो कैसे। दो चीजें हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं, एक के पास चार्ज है, एक न्यूट्रल है, तब भी अट्रैक्शन हो सकता है। आओ समझते हैं। बताता हूं, जैसे कि आपके पास एक रॉड है, इसके ऊपर आपने कहा सर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज था। अब इसके पास आप एक न्यूट्रल क्या लेके आ गए? स्फेयर लेके आ गए, सॉलिड होना चाहिए, मतलब मेटल का स्फेयर लेके आ गए। ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है कि इसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब पॉजिटिव चार्ज इस स्फेयर के पास था ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसने कुछ नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया। अब ये नेगेटिव चार्ज कहां से आया होगा? भाई किसी पहले किसी प्रोटॉन के साथ बैठा होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन साथ में कंबाइन हो रखे होंगे, उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब बेचारा कहीं पे कोई तो पॉजिटिव चार्ज है जो अकेला है। इस चीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ऑब्जेक्ट के अंदर ही सेपरेट हो जाना। इस चीज को क्या कहते हैं? इट इज पोलराइजेशन। इंडक्शन या पोलराइजेशन, करेक्ट। इंडक्शन भी यही तो होता है। इंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप बिना किसी चीज को टच करे उसको चार्ज कर देते हो। अभी इंडक्शन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पोलराइजेशन हुआ है। अभी भी ये न्यूट्रल है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है तो अंदर ही ना। अभी भी ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं हुआ है। बस एक तरफ नेगेटिव चला गया, एक तरफ पॉजिटिव, अभी भी ये न्यूट्रल है। बट अब मुझे बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा या नहीं? आपने कहा सर होगा तो जरूर। इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा या नहीं? हाँ सर वो भी जरूर होगा। बट सोच के बताना, अगर ये अट्रैक्शन को F1 कह रहा हूं और रिपल्शन को F2 कह रहा हूं, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा या रिपल्शन? अट्रैक्शन। क्यों? सर ये पास है ना। भाई पॉजिटिव नेगेटिव इतने पास है, पॉजिटिव पॉजिटिव इतना दूर है, तो इनका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो F1 और F2 में से F1 बड़ा है, F2 छोटा है। इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन का नेट फोर्स लगेगा। याद रखिएगा, अगर दो चीजें आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब एक न्यूट्रल भी हो सकती है। बट अगर दो चीजें आपस में रिपेल कर रही हैं, तो क्या वो दोनों चार्ज होंगी या एक चार्ज होगा तब भी काम बन जाएगा? रिपेल कर रही है इस बार, दूर जा रही है, तो फिर दोनों के पास चार्ज होना जरूरी है। एक लाइन कही जाती है, एनसीईआरटी में लिखी होती है, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रिपल्शन मतलब चार्ज का श्योर टेस्ट होता है, कि अगर चार्ज है तो पक्का रिपल्शन होगा। बट ऐसा हो सकता है कि बिना चार्ज के अट्रैक्शन हो जाए। अगर दो चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं तो क्या पता वो चार्ज है, क्या पता वो चार्ज नहीं है। बट अगर रिपेल कर रही हैं, इसका मतलब पक्का है कि दोनों के ऊपर चार्ज तो है। अब ये नहीं पता कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, बट है तो। ठीक है। तो ये अगर कभी क्वेश्चन बना, अभी तक तो बना नहीं है, अगर बना तो पता होना चाहिए कि भैया क्या मतलब है इनका। अट्रैक्शन हो रहा है तो एक चार्ज एक अनचार्ज हो सकता है। रिपल्शन मतलब बोथ आर चार्ज। नोट कर लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जो भी तुम्हें समझ आया। ओके। डन डन डन। अरे कुछ सो तो नहीं गए तुम लोग यार? अभी काफी कुछ है। चले फिर आगे बढ़ते हैं, काफी हो गया। चलिए जी, एक ही चीज के बारे में डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में, कि अगर आपको किसी चीज को चार्ज करना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका है बाई फ्रिक्शन। मैं थोड़ा तेज तेज बताना शुरू करता हूँ। आपने क्या करा, दो चीज को आपस में रब करना चालू कर दिया, तो रब करने की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई। उस हीट की वजह से दोनों को हीट मिली। जिसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड थे, वो एनर्जी को लेके एक्साइट हो गए और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हो गए। उसकी वजह से एक के ऊपर पॉजिटिव आ गया, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सिंपल सी बात याद रखना। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल आता है सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड का, कि अगर आप किसी ग्लास रॉड, ये ग्लास की रॉड है कोई, और सिल्क के कपड़े को आपस में रब करें, तो किसके ऊपर कौन कौन सा चार्ज आता है? किसी को पता है? राइट, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के पास, सिंक नहीं सिल्क क्लॉथ के पास चले जाते हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही कॉम्ब और हेयर वाला भी एक वो होता है एग्जांपल, कि अगर आप बालों को कॉम्ब करते हैं, नहाने वाने के बाद आपने कॉम्ब किया, तो आपके बाल जो है वो थोड़े फूले फूले हो जाते हैं। उसका कारण क्या है?
क्योंकि जब आप कॉम्ब करते हो तो प्लास्टिक आपके बालों के साथ जब फ्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है कि आपके बालों में जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है वो कॉम्ब के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और आपके बालों के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल खिले खिले हो जाएंगे, मतलब दूर दूर हो जाएंगे फोर्स की वजह से। कुछ टाइम के बाद वो चार्ज चला जाता है तो फिर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो कॉम के ऊपर नेगेटिव, आपकी हेड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फ्रिक्शन का मतलब एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर चले जाते हैं। इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। ये वाला अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो अच्छा है, पूछ लेगा कि ग्लास के ऊपर पॉजिटिव आता है, सिल्क के ऊपर नेगेटिव, पता होगा, काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन से तरीके हैं किसी भी चीज को चार्ज करने के? तो दूसरा चार्ज है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, या फिर बाई इंडक्शन कह दो। इंडक्शन क्या होता है? मैंने अभी अभी बात करी थी आपसे। इंडक्शन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बिना टच करे हुए। बिना टच करे कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज के पास लेके आते हैं, उसमें पोलराइजेशन होता है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, और फिर उस जो वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ग्राउंड से अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग की वजह से उसका एक चार्ज ग्राउंड में चला जाता है, खाली एक चार्ज बचता है और वो चार्ज हो जाती है। मैं एक एक स्टेप से आपको बताऊंगा। उससे पहले कि इंडक्शन का ये फॉर्मूला होता है। इंडक्शन का फॉर्मूला मतलब सर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है और उसके पास आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आए, तो उसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस होगा? तो जरूरी थोड़ी नहीं कि बिल्कुल माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो। ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर इसके पास +5 कूलाम चार्ज है तो यहाँ पे -5 कूलाम और यहाँ पे +5 कूलाम चार्ज ही इंड्यूस हो। यह सिर्फ तब होता है जब ये क्या हो? जब ये मेटल हो। अगर ये मेटल है तो फिर तो बिल्कुल जितना चार्ज आप इसके पास लेके आओगे उतना ही चार्ज ये दोनों साइड इंड्यूस कर देता है। बट अगर ये मेटल ना हो तो कितना चार्ज इंड्यूस होगा, उसका फॉर्मूला ये होता है। क्यू डैश है जितना चार्ज इंड्यूस हुआ है। क्यू चार्ज वो है जिसकी वजह से आप चार्ज इंड्यूस करना चाहते हैं। और बेटा के क्या है? के क्या होता है? किसी को पता है के इज व्हाट? के होता है किसी भी मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर एक मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो ये बताता है कि उस मीडियम में अगर उसको किसी चार्ज के पास लेके जाएं तो कितना इंडक्शन होगा। तो अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट है, जो कि किसका होता है? मेटल्स का होता है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे इनफाइनाइट होता है। जरा इस फॉर्मूले में के का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करना जरा। 1/इनफाइनाइट कितना होता है बेटा? जीरो। 1/इनफाइनाइट हुआ जीरो। 1 - 0 इज 1। 1 × -q इज -q। इसका मतलब q q डैश का वैल्यू कितना आ गया? -q। कि जितना इसका चार्ज है उतना ही इंड्यूस हो जाता है। अब अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, जैसे कि किसका होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1? वैक्यूम का होता है बेटा 1। तो इस फॉर्मूले में जरा 1 पुट करके देखो। 1/1 इज 1। 1 - 1 इज 0। 0 × समथिंग इज 0। इसका मतलब क्यू डैश का वैल्यू कितना आ गया? 0। क्या मतलब हुआ? कि वैक्यूम में थोड़े ना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। चार्ज वैक्यूम में इंड्यूस नहीं होता। चार्ज को इंड्यूस होने के लिए कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए जिसका वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पानी है। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 के आसपास होता है। इसका मतलब पानी में अगर आप इसका वैल्यू पुट करें तो पानी के अंदर भी पोलैरिटी जनरेट की जा सकती है। बट सबसे ज्यादा पोलैरिटी, सबसे बढ़िया पोलैरिटी किसके अंदर जनरेट होती है अगर कोई पूछे तो? बताओ। मेटल्स के अंदर, कंडक्टर के अंदर। ये बात याद रखनी है। जब आप कैपेसिटर नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बार बार आपके सामने आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी दूसरे चार्ज के आने से वो कितना ज्यादा पोलैरिटी जनरेट करके आपको दे सकता है। ठीक बात समझ आया? चलो सर, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो तरीका है इसमें आपसे पूछ सकता है कि इस तरीके में चार्ज कैसे इंड्यूस होता है। तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूं। ये रहा आपके सामने डायग्राम। आपने क्या किया? एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेके आए। ये कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट था, पॉजिटिवली चार्ज, और ये था न्यूट्रल। तो जब भी किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल के पास लेके आओगे तो क्या होगा? सर एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पोलैरिटी हो जाएगी।
तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या हुआ? अब आप इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से जोड़ दो, अर्थिंग कर दो इसकी। इस सिंबल को कहते हैं बेटा अर्थिंग करना। ठीक है, तो आपने इसकी अर्थिंग कर दी। तो अर्थिंग जैसे ही करोगे तो इस तरफ का जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। अर्थिंग करते ही एक तरफ का चार्ज ग्राउंड में चला गया। अब आपने अर्थिंग करने के बाद जब सारा चार्ज ग्राउंड में तुरंत चला जाता है, आपने अर्थिंग को हटा दिया और जो ये पॉजिटिव चार्ज था आपका, इसको भी हटा दिया। तो फाइनली सिर्फ ये अकेला बचेगा। तो इसके अकेले के ऊपर साइड साइड में नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे ही इसके इसके ऊपर सारे इफेक्ट खत्म होंगे तो ये सारा का सारा चार्ज क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फाइनली ये वाला डायग्राम बनेगा। तो आपने एक पॉजिटिव चार्ज की रॉड से एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो इंडक्शन में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात कि ये पूरा प्रोसेस बिना टच हुए हुआ है। आपने पॉजिटिव चार्ज को इस ऑब्जेक्ट के साथ टच नहीं किया, दूर से ही ऐसा हो गया कि पोलैरिटी जनरेट हुई, फिर अर्थिंग करी और वो पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से मौजूद था उसके ऊपर कैसा चार्ज था? आपने कहा पॉजिटिव। और जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कैसा चार्ज इंड्यूस हुआ, कैसा चार्ज आया? आपने कहा नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्शन वाले तरीके से अगर पॉजिटिव चार्ज से आप चार्ज इंड्यूस करोगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज से चार्ज इंड्यूस करोगे तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। मतलब अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है। समझ आया? चलिए बोलो। दो बातें हैं, टच नहीं करना है और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। ये होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं बनेगा इसमें। दूसरा, चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन मतलब अब टच करेंगे। अब आप एक ऑब्जेक्ट को लेके आए जिसके ऊपर कैसा चार्ज था? आपने कहा सर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा ऑब्जेक्ट ये कैसा था? सर ये न्यूट्रल। क्या करा सर? इनको आपस में टच कर दिया। तो जैसे ही आपस में टच करोगे या किसी मेटल की रॉड से या मेटल की वायर से आपस में जोड़ोगे तो तुरंत क्या होगा? ये न्यूट्रल के इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे मुझे पॉजिटिव चार्ज बुला रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना शुरू करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन गया, तुरंत इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो न्यूट्रल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा, एक एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलके आपस में क्या होने लगेंगे? न्यूट्रलाइज होने लगेंगे। मतलब जो चार्ज पॉजिटिव था पहले से वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और न्यूट्रल का पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा लगेगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज उठ के यहां पे जा रहा है। बट सच बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज पैदा हो रहा है और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज बचेगा और इसके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कंडक्शन और इंडक्शन में क्या फर्क है? तो पहला फर्क, इसमें आपस में टच करना पड़ता है। दूसरा फर्क, अगर मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ही आता है। अगर नेगेटिव होता तो दूसरे के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ही आता। क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ ना बोलो। हम्म। हम्म। पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा। देखो बेटा, होता क्या है, चार्ज ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है वो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा वोल्टेज। अब एक बात सोचो, आपने कहा सर ये सारा चार्ज जाता रहे इसका सबको पूरा न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब इसकी वोल्टेज कर दे जीरो और इसकी वोल्टेज हो जाए पॉजिटिव। तो क्या दोनों की वोल्टेज बराबर हो गई? अगर आपके कहने का तरीका सही हुआ, मान लो कि सारा चार्ज एक तरफ गया, न्यूट्रलाइज कर दिया, एक की वोल्टेज जीरो, एक की वोल्टेज पॉजिटिव, तो अब क्या होगा? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तब तक होगा जब तक दोनों की वोल्टेज बराबर ना हो जाए। चार्ज बराबर नहीं कह रहा हूं मैं वोल्टेज बराबर कह रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि एक के ऊपर ज्यादा चार्ज रह जाए, एक के ऊपर कम रह जाए। वो डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर, उसकी रेडियस के ऊपर, उसके मटेरियल के ऊपर। बट हाँ, जिस टाइम पे दोनों की वोल्टेज बराबर हो जाएंगी उस टाइम पे चार्ज इधर से उधर जाना बंद कर देगा। चार्ज हमेशा ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ जाता है। भाई बैटरी भी तो ऐसे ही काम करती है, पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव की तरफ चार्ज ऐसे। तो ऐसा कभी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है ना? कुछ ना कुछ चार्ज तो बचेगा।
ओके, तो दो तरीके हुए, दोनों क्लियर हो गए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर क्वेश्चंस भर भर के आते हैं और काफी जरूरी है आपके समझने के लिए, वो है कूलम्ब्स लॉ। हेडिंग डाल लो जल्दी से, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है सर? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, कि दो मास होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस होता है आर, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो न्यूटन अंकल ने बताया था, बहुत पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद कूलम्ब अंकल ने न्यूटन अंकल का जो फॉर्मूला है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, बस मास को हटा के चार्ज बना दिया और एक छोटा सा चेंज कर दिया। न्यूटन अंकल ने कांस्टेंट यूज किया था कैपिटल जी, उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते थे। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 करके उसकी वैल्यू होती थी। और वो जो कांस्टेंट है उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते थे, मतलब वो पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, कि दो मास के बीच में कि कोई भी मटेरियल हो, हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो, चाहे वैक्यूम हो, उनके बीच में लगने वाला फोर्स उस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मास की बात कर रहा हूं मैं, न्यूटन अंकल की। यहां कूलम अंकल ने कहा देखो छोटा सा ट्रिक है, सारा फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस एक छोटा सा फर्क है कि बीच का मीडियम अगर बदलोगे तो फोर्स बदल जाएगा, बस ये बात काम की है, बाकी सब तो सेम टू सेम। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, और उनके बीच में एक मीडियम है जिसका K क्या है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे, हर एक मीडियम का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो अगर दो Q1 Q2 चार्ज है जिनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस r है, और बीच के मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव, बट उनके बीच में लगने वाला फोर्स, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस मतलब दोनों में से एक भी चार्ज अगर बढ़ाओगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दोनों को साथ में लिखेंगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, उसके बाद आएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। वो कांस्टेंट क्या आएगा, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूं। वो जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है बेटा? वही इंपॉर्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये एक्चुअल कांस्टेंट है। 1/4 पाई, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं एप्सिलॉन आर। अब सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है और एप्सिलॉन आर क्या है, जल्दी से बताओ। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, वैक्यूम मतलब दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, और रिलेटिव परमिटिविटी को ही प्यार से क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हम के चिल्ला रहे हैं तब से, असल में के ही एप्सिलॉन आर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी हो गई, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी हो गई, एक होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन, खाली एप्सिलॉन, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इन तीनों के बीच में किसी को रिलेशन पता है? क्योंकि दो बार क्वेश्चन आ चुका है खाली इस रिलेशन के ऊपर ही। इस इनके बीच में रिलेशन पता है किसी को? एप्सिलॉन इज इक्वल टू ये ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है। किसी को एप्सिलॉन नोट का वैल्यू याद है? 8.812। वेरी गुड बेटा, ये फिक्स है। 8.85 10⁻12 न्यूमेरिकल आ चुका है इसके ऊपर, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये रिलेशन याद रखना है।
परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात है। के भी लिख लो चाहे एप्सिलॉन आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिलेशन होता है। और एक्चुअल फॉर्मूला ये है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है, बट अगर आप इस फॉर्मूले को फॉर एयर लिखना चाहते हैं या वैक्यूम लिखना चाहते हैं, तो आपको पता है वैक्यूम या एयर का एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग एक के बराबर होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब ये जो फॉर्मूला आप बता रहे थे, ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगाया जा सकता है जब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में हवा हो या वैक्यूम हो। अगर कोई दूसरा मीडियम लेके आ जाओगे तो आपके फॉर्मूले में एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपका जो फोर्स है वो घट जाएगा। जित सबसे ज्यादा फोर्स कब लगता है दो चार्ज के बीच में, जब वो हवा में या वैक्यूम में होते हैं। उसके अलावा जैसे ही आप कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो, आपका फोर्स घटने लग जाता है। अब कितना घटेगा वो डिपेंड करेगा कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। जैसे कि अगर पहले हवा में फोर्स था और मैंने पानी भर दिया, तो पानी के अंदर जाते ही फोर्स कितना हो जाएगा, F/80। 80 क्यों सर? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, तो फोर्स 80 गुना कम हो जाता है। क्या मैं जो कह रहा हूं साउंड कर रहा हूं वो समझ आ रहा है ना? तो जल्दी से ये बात नोट करो। हाँ बेटा पूछो। हाँ एप्सिलॉन आर ही के है, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है, वो सिंबल अलग है बस। हाँ हाँ बिल्कुल लग सकते हैं बेटा। वन एक्चुअल फॉर्मूला इज, ना 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 ना, वो वाला के नहीं है। समझो यहीं पे तो गलती होती है। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल के आया है ना, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम मतलब सी वाला कूलम, के वाला कूलम नहीं। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कई लोग ना इसको के लिख देते हैं, जो कि गलत है, इसको के नहीं लिखना चाहिए। हाँ माना ये कांस्टेंट है, बट अब देखो एप्सिलॉन आर को भी के लिख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी के लिख रहे हैं, फिर इसको भी के लिख रहे हैं, तो कंफ्यूजन बनता है। तो आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तरह ही देखें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और इसी को कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं बच्चे, कूलम कांस्टेंट। ऑलराइट। किसकी? एप्सिलॉन आर की यूनिट, एप्सिलॉन आर की यूनिट होगी क्यों? उसमें आ जाता है, क्या होती है इसकी यूनिट, क्या बताया तुमने अभी अभी? बिल्कुल सही। हम्म, दिमाग तो अच्छा काम कर रहा है तुम्हारा, दिक्कत क्या है फिर? सही तो है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का तुमने के का मान के निकाल दिया, फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर, कूलम, उसका उल्टा कर दो, बिल्कुल सही है। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। ठीक है चलें आगे सब लोग। कूलम्स कांस्टेंट, अगर आप उसको ऐसे लिख रहे हो, F = के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अगर आप लिख रहे हैं, तो आप इस के को कूलम कांस्टेंट बोलेंगे। बट अगर आप कूलम कांस्टेंट के अंदर जाके के लिख रहे हैं, तो आप वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के यूज कर रहे हैं। तो या तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के ना बोले, उसको आप एप्सिलॉन आर की तरह ही ट्रीट करें हमेशा, उसको के भूल जाए कि के बोला था, या इसको के मत बोले, किसी एक को के बोल लो, किसी एक को मत बोलो, जैसे भी तुमने याद रख रखा हुआ है बस उसी को फॉलो कर लो। ठीक है ना? ऑलराइट। हाँ। हम्म। देखो मीडियम पे डिपेंड करती है, कूलम्स वाला जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और जो ग्रेविटेशन वाला फोर्स है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। कूलम और न्यूटन में यही फर्क है, अगर मीडियम बदलोगे तो कूलम वाला फोर्स बदलेगा।
न्यूटन वाला फोर्स ग्रेविटेशन वाला नहीं बदलता। तो डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि कांस्टेंट बदलेगा ना। ठीक है। ओके। ये जो वैल्यू है ना 9 × 10⁻⁹, ये सिर्फ वैक्यूम या एयर के लिए बताई गई है और सबके लिए नहीं बताई गई है। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। कोई मुझे समझा सकता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? एनीवन? अलग अलग वेक्टर में भी पढ़ाया जाता है, अलग अलग जगह भी बताया जाता है, ग्रेविटेशन में भी बताया जाता है। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? हम्म इस डायग्राम से समझना। मेरे पास एक बड़ा सा चार्ज है, कैपिटल क्यू लिखा है, और बाकी छोटे छोटे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, बहुत सारे चार्ज हैं। अब हर एक चार्ज का इस कैपिटल क्यू के साथ एक पेयर बनेगा, तो हर दो चार्ज के बीच में एक फोर्स निकाल सकते हो। Q1 और Q के बीच में भी एक फोर्स बन रहा है, Q2 और Q के बीच में भी एक फोर्स है, Q3 और Q, सब हर पेयर का अपना एक फोर्स है। तो हर एक फोर्स अलग अलग निकाला जा सकता है, और किसी भी एक के आने या जाने से दूसरे के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं Q2 को हटा दूंगा तो भी Q1 और कैपिटल Q के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि Q2 के होने से है। तो किसी के होने या ना होने से किसी दूसरे के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक का अपना इंडिविजुअल फोर्स है जिसको आप वेक्टोरियली ऐड कर सकते हो। तो जब भी एक चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगाएं, तो आप टेंशन ना लें कि सर चार अलग अलग फोर्स हैं, क्या करें। आप चार को हटाओ, एक को एक बार में सॉल्व करो, एक का फोर्स निकालो सॉल्व करो, दूसरे का निकालो सॉल्व करो। फिर उन चारों फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करा जाता है। याद रखना, वेक्टोरियली ऐड किया जाता है। डायरेक्शन को देख के ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि एक इधर है एक इधर है, आपने ऐड करके डबल कर दिया, जीरो भी हो सकता है। ठीक है। मतलब इंडिविजुअल फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। बाकी न्यूमेरिकल में इसकी एप्लीकेशन होती है। ऐसे कोई आपसे पूछेगा नहीं कि इसका स्टेटमेंट बता दो। ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, जो हम कह रहे थे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन है? एक चार्ज है 4Q, एक चार्ज है Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है A। आपको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट। सबसे पहले सवाल आता है, सर नल पॉइंट मतलब? इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का नेट आना चाहिए जीरो। मतलब उसको इन दोनों का ही इफेक्ट महसूस ना हो, उसको नल पॉइंट कहेंगे। तो कोई मुझे बता सकता है कि नल पॉइंट कहां पे होगा? जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ। चलिए सर। देखते हैं कौन करता है। या फिर टाइम थोड़ा कम है, मैं बता देता हूँ। देखो, आपको जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, हाँ, क्लोज, अरे वाह रितु रितु ने कहा क्लोज टू बिगर चार्ज। गलत बता दिया, उल्टा हो गया शायद। बड़े वाले चार्ज के पास होगा तो बड़े वाला चार्ज तो फोर्स ज्यादा लगा देगा ना, छोटे वाले चार्ज के पास होगा ताकि बड़े से दूर हो, उसका इफेक्ट कम हो जाए। क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज होना चाहिए। खैर, आपने कहा ठीक है, मान लेते हैं कि कहीं यहां पे है, यहां पे है नल पॉइंट, इसको P मान लेते हैं। इसका डिस्टेंस कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस है x। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? a - x। अब आपने कहा कि सर देखो, यहां पे जो भी पॉइंट P है, यहां पे एक छोटा सा चार्ज लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अब ये जो 4Q है वो इसको रिपेल करेगा इस तरफ, और जो स्मॉल क्यू है वो इसको रिपेल करेगा इस तरफ, क्योंकि तीनों चार्ज पॉजिटिव माने आपने। तो दो फोर्स लगेंगे, F1 और F2। अब क्योंकि आप कह रहे हो कि P पॉइंट एक नल पॉइंट है, तो F1 और F2 को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा, अपोजिट तो वो है ना। अब जरा मुझे F1 का वैल्यू बताओ। F1 मतलब स्मॉल क्यू और क्यू नोट के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो आपने कहा देखो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन A - x²। ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? क्यू नोट और क्यू के बीच का डिस्टेंस है A - x, आपने इसको स्क्वायर कर दिया। और F2 कितना है बेटा? वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q इंटू क्यू नोट अपॉन x²। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। सर ये कहां से आया है, कहां से लिखा आपने? मैंने सिंपल कूलॉम्स लॉ लगाया, 4Q और क्यू नोट के बीच का फोर्स लिख दिया,
और क्यू नॉट के बीच का फोर्स लिख दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख दी। सर ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्यू नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, क्यू और क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट कर दो तो बचेगा 1/a - x इज इक्वल टू 4/x। अच्छा, 4 का अंडर रूट कितना होगा? 4 का अंडर रूट होगा 2, तो ये 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा x इज इक्वल टू 2a - 2x, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2a, तो x इज इक्वल टू 2a/3, और यही आपका आंसर है। क्या किसी ने ये खुद से निकाल लिया था? अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। तो बट ये जो आंसर है, ये जो आपने x कैलकुलेट किया है वो 4q से किया है, क्या पता वो स्मॉल q से पूछ लेता। कर लोगे? कैपिटल ए में से 2a/3 माइनस कर देना, a/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है कि जहां पे भी नल पॉइंट आप मानो, और हमेशा याद रखना नल पॉइंट छोटे वाले चार्ज के पास होगा। अगर बड़े वाले चार्ज के पास आपने बना दिया तो वो पहले से बड़ा है, उसके पास में भी रखा है, तो वो तो ज्यादा फोर्स लगा देगा ना। छोटे वाला बेचारा एक तो पहले ही छोटा है, ऊपर से इतना दूर है, तो वो कहाँ ही उसको बैलेंस कर पाएगा। तो याद रखेंगे नल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के पास ही मिलेगा। ओके, चलें आगे। हाँ सर, चलो नेक्स्ट। बाकी अगर किसी को समझने में दिक्कत हुई है कुछ है तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं तुम लोग को, दोबारा देख लेना, स्पीड कम करके देख लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आपके पास एक स्क्वायर है जिसमें 4 चार्ज हैं, क्यू 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 कैपिटल, तीन अलग अलग कॉर्नर पे रखे हैं, और एक चार्ज है स्मॉल क्यू। आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ये जो कैपिटल क्यू वाले तीन चार्ज हैं, ये तीनों मिलके इस छोटे से क्यू पे कितना फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप करें तो मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मस्त काम करेगा। तो आप एक एक को सोचेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना जो भी फोर्स लगेगा वो दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग लगेगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ इस स्मॉल क्यू के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे, एक दो तीन या चार? सोच के बताना। तीन लगेंगे ना? चलो बढ़िया। इस वाला ये वाला जो क्यू है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, राइट। ये वाला क्यू है वो लगाएगा ईस्ट की तरफ, इधर की तरफ। और ये वाला जो क्यू है वो इन दोनों को मिलाने वाली जो ये डायगोनल दिख रहा है ना आपको, ये डायगोनल बिल्कुल लगाएगा इस तरफ। सही बात है। इसको मैं F1 कह रहा हूं, इसको मैं F2 कह रहा हूं, इसको मैं F3 कह रहा हूं। सब सही है। अच्छा, पहले मैं F3 की बात, F1 की बात करता हूं। चलो F1 बताओ कितना होगा इन दोनों के बीच वाला फोर्स। आपने कहा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख रहा हूँ, है ना, डायरेक्टली कांस्टेंट वाला के नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बार बार लिखना पड़ेगा, के लिख देता हूँ। तो हो गया के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपने कहा सर ए दे रखा है, ए स्क्वायर। अब मुझे F3 का वैल्यू बताओ कितना होगा। F3 जल्दी बताओ, F3 कितना होगा? सर F3 भी तो इतना ही होगा। सर सेम टू सेम, क्यू और क्यू के बीच का डिस्टेंस ये भी ए है, तो एफ वन और एफ थ्री बिल्कुल सेम है। F2 कितना होगा जल्दी बताओ। आपने कहा सर इनके बीच का डिस्टेंस तो ए नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस तो आपको पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा, ए और ए से पाइथागोरस से निकालोगे तो ये, हाँ ये √2 टाइम्स आ जाएगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस बदल गया तो फोर्स आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय a√2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2a²। ठीक है, तीन फोर्स आ गए। अगर मैं F1 और F3 को F मान लूं तो F2 कितना हो जाएगा? F/2। भाई F1 F3 को अगर मैं F कह रहा हूं तो F2 तो उसका आधा ही है ना, बिल्कुल नीचे 2 ही तो लिखा है, तो उसको F/2 माना जा सकता है। इसका मतलब स्मॉल क्यू के ऊपर टोटल तीन फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर की तरफ F, एक फोर्स नीचे की तरफ F। अच्छा, और एक और फोर्स है उसके ऊपर जो कि बिल्कुल बीच में लग रहा है, जो कि है F/2। क्या यही तीन फोर्स लग रहे हैं, यस और नो? अब मुझे इन तीनों का नेट बताओ कितना होगा।
तो पहले तो इन दो को देखो। हम्म हम्म। वेक्टर वेक्टर सबने पढ़ा है। वेक्टर सबने पढ़ा है। अगर दो फोर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट इक्वल फोर्स 90 डिग्री पे, उनका रिजल्टेंट कितना होता है? फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। सॉल्व कर लेना, एफ रूट टू आएगा। इन दोनों का नेट जो बनेगा वो बिल्कुल बीच में ही बनेगा, इन दोनों का नेट, और वो आएगा बेटा एफ रूट टू, वेक्टर के नेट के फॉर्मूले से। और साथ में ये वाला फोर्स तो था ही, एफ बाई टू। क्या एफ रूट टू और एफ बाई टू दोनों 45 डिग्री पे लग रहे हैं? यस। तो इन दोनों को ऐड करोगे, देखो तीन का मैंने दो बना दिया, अब तीन का मैंने दो बना दिया, अब तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो इस डायरेक्शन में ही होगा, बिल्कुल बीच में। और उसका आंसर होगा एफ रूट टू प्लस एफ बाई टू। ठीक है। एफ कॉमन कर लेना, एफ क्या कर लेना, कॉमन कर लेना। तो आपका नेट फोर्स निकल के आएगा एफ नेट इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट टू, एलसीएम ले लेना, ये आएगा टू रूट टू प्लस वन बाई टू। अब आप कहोगे सर ये एफ क्या है? अब देख लो ना, ऊपर एफ किसको माना था? एफ माना था हमने के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर को। तो लिख दो यहाँ पे आपका जो आंसर आया, ये आया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू टू रूट टू प्लस वन बाई टू। ये आपका आंसर है। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको सब कुछ एक साथ दिखाई दे जाए। ये रहा पूरा क्वेश्चन, एक बार देख लो क्या किया मैंने, कहीं डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। तीन फोर्स थे, तीनों को अलग अलग निकाला, देखा दो बराबर हैं तो उन दोनों को बराबर करा। उन दोनों को अलग से देखा तो 90 डिग्री पे लग रहे थे। दो फोर्स अगर इक्वल है और 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट रूट टू टाइम्स होता है। दो फोर्स अगर इक्वल है और 60 डिग्री पे लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट रूट थ्री टाइम्स होता है। दो फोर्स अगर इक्वल है और 120 डिग्री पे लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट उतना ही होता है जितने वो फोर्स होते हैं। तीन चार चीजें हैं जो वेक्टर चैप्टर में आपको पढ़ाई जाती हैं, जो आपको डायरेक्ट यूज करनी है ताकि टाइम बचे। ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में वीडियो भेजूंगा उससे देख लेना। लास्ट वाला यहाँ, एफ नेट वाला। एफ नेट आपने देखा कि दो फोर्स बच गए, तीन का मैंने, इन दो का मैंने एक बना दिया, एक ये था, तो टोटल दो फोर्स बचे और दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं। तो जब दो फोर्स पैरेलल होते हैं तो ऐड कर देंगे डायरेक्ट। तो नेट आया एफ रूट टू प्लस एफ बाई टू, ये आया। एफ आपने कॉमन कर लिया, टू आपने एलसीएम ले लिया, तो टू रूट टू प्लस वन बाई टू, ये आपका सॉल्व करके आया। एफ आपने कॉमन कर रखा था। एफ था क्या? ऊपर देखा सर एफ था ये, एफ वन और एफ थ्री को ही तो एफ कहा था आपने, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, तो आपने एफ की जगह के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर लिख दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है। कई बार के को भी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ता है तो लिख सकते हो। बढ़िया। चलो आगे, पहला क्वेश्चन है, परेशान मत हो, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन। मेरा मानना है आप इसको देख के ही सॉल्व कर देंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे आप। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, बहुत आसान है। तीन चार्ज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों एंगल 60-60, बीच एंगल बाइसेक्टर जहां पे कट करता है वहां पे एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? कैसे? करेक्ट आंसर इज जीरो, बट कैसे? हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, और एक फोर्स नीचे लगेगा। ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, बिल्कुल सही। जब भी, बिल्कुल सही, जब भी तीन इक्वल फोर्स लगे हों इस तरीके से, मैंने अभी ये बताया कि अगर दो फोर्स 120 डिग्री पे लग रहे हो, 120 इक्वल इक्वल, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो उनके ही बराबर आता है। मतलब आप इन दोनों फोर्स को हटा के खाली बीच वाला फोर्स बना सकते हो। और एक फोर्स तो लग ही रहा था नीचे एफ, तो एक ऊपर की तरफ एफ, एक नीचे की तरफ एफ, तो आंसर कितना आया? जीरो। याद रखना, अगर तीन इक्वल फोर्सेस 120 डिग्री पे लग रहे होंगे तो उनका रिजल्टेंट जीरो ही आएगा। याद रखना बेटा। ठीक है।
अगर 4 इक्वल फोर्स 90 डिग्री पे लग रहे हो तो उनका जीरो आएगा। ठीक है। अगर 5 इक्वल फोर्स 72 डिग्री पे लग रहे हो तो उनका आंसर भी जीरो आएगा। ऐसे करते करते आप कर सकते हो। अगर 6 इक्वल फोर्स 60 डिग्री पे लग रहे हो तो उनका आंसर भी जीरो आएगा। ठीक है, सिमेट्री है ये पूरी। चले आगे बढ़े। यस सर। ऐसा ही एक सेम टू सेम क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो जरा। बस याद रखना ये टू थोड़ा ऊपर लिखा है, यहां लिखा है टू। हाँ, इसका जीरो नहीं आएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि देखो दो चार्ज इक्वल है बट तीसरा चार्ज टू क्यों है, तो जीरो तो पक्का नहीं आएगा। बट आएगा कितना? तो मैं कहूंगा सर देखो एक काम करो ना, भूल जाओ यहाँ पे टू क्यू है, अभी के लिए सोचो कि यहाँ पे खाली क्यू ही रखा है, तो क्यू क्यू और क्यू का तो जीरो हो जाएगा, तो तीन तो हट गए, खाली एक चार्ज बचेगा, जो कि कौन होगा? सोचो। जो खाली होगा क्यू। बस इस अकेले का फोर्स पूछा है मैंने यहाँ पे। भाई क्यू 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 का तो नेट जीरो हो जाएगा ना, अभी तो करके आए। टू क्यू में से एक क्यू अलग कर लो ना, एक क्यू इन तीनों के दोनों के साथ आया, खत्म, उसका इफेक्ट खत्म, तो एक ही तो क्यू बचा ना बेटा। तो अब आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा गया है कि स्मॉल क्यू और इस कैपिटल क्यू के बीच में कितना फोर्स लगेगा। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो अगर मैं इसकी साइड आपको दे दूं, अगर मैंने कहा ये साइड ए है, तो क्या आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ये वाला डिस्टेंस निकाल लोगे ना? इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अलग से बना देता हूं, आ जाओ। मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस होगा ए बाई टू, और ये एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री होगा ना, 60 का हाफ। तो यहां पे आप लगा दो कॉस 30। कॉस क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? ए बाई टू, और हाइपोटेनस कितना है? आर। तो आर कितना हो जाएगा? ए बाई टू कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है √3/2। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू आएगा ए बाई √3। सर इतनी ट्रिग्नोमेट्री क्यों लगा रहे हो आप, पागल पागल हो क्या? हाँ जी, ये वाला डिस्टेंस कितना आया? ए बाई √3। अब अगर मुझे डिस्टेंस पता चल गया तो क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए बाई √3 का स्क्वायर। जैसे ही मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो ए का तो स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो मैं यहीं पे 3 लिख दूं ऊपर 1 की जगह, ऊपर चला जाएगा ना वो। और ये इसका आंसर नहीं समझ में आया ना? डिफिकल्ट हो गया? आगे है ना भाई। क्यू 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 हटाओ, एक क्यू बचा, डिस्टेंस निकालो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, आगे बढ़ो। खुद से करके देखने समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना चाहते हो बेटा? कोई एनीवन? हाँ। देखो बेटा ये वाला डिस्टेंस है ना, ये तो a/2 है, तो मैंने बस cos थीटा लगा दिया। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनस, तो बेस a/2। अच्छा, आप कहना चाहते हो कि r cos 30 को हम लिखेंगे a/2, आप रिजोल्व करना चाहते हो उसको, राइट? कि cos वाला कंपोनेंट लिख देंगे, ऐसे बोल रहे हो? तो r के कंपोनेंट करोगे ना आप, हाइपोटेनस के कंपोनेंट, r cos 30 को a/2 लिखोगे ना कि a/2 cos 30 को r। कंपोनेंट हमेशा सबसे बड़ी वाली साइड के होते हैं, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी बेटा पूछो पूछो। हाँ उसमें मैंने कहा था कि बार बार लिखना पड़ रहा है, तो के लिख देते हैं। इसकी बात कर रहे हो? हाँ 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 लिख सकते हो, वो देखो आप उसके ऊपर है कि क्वेश्चन बनाने में जो आंसर दे रखे हैं उसमें क्या है। कई बार के ही लिख देता, कई बार 1/4 पाई, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। देर आर टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम, माइक्रो इज 10⁻⁻6, है ना, एंड +5 माइक्रोकूलम, ठीक है। द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी, एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं
उनका रेशो कितना होगा? एक 1 माइक्रोकूलम है, एक 5 माइक्रोकूलम है। जल्दी से आंसर बताओ। बी। पक्का? पक्का पक्का? अरे सर, इसमें क्या पक्का पक्का? दो जो फोर्स लगते हैं बिल्कुल बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं, डायरेक्शन अलग होती है। तो 1 5 पे जितना फोर्स लगाएगा, 5 1 पे उतना फोर्स लगाएगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है उसमें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। A charge Q1 exerts some force on second charge Q2. If third charge Q3 is brought near, the force of Q1 exerted on Q2 will decrease, increase, remain unchanged, और fourth option जो भी है डिमिनेंट चेंज। अब ये भी मैं बात कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि दो के बीच में जो भी चल रहा है, किसी तीसरे का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तीसरे वाला आए चाहे नहीं आए, उनके बीच में जो पहले फोर्स लग रहा था किसी दूसरे तीसरे के आने से, उनके बीच के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही कह रहा है कि Q1 Q2 पे फोर्स लग रहा था, जो भी लग रहा था, Q3 आया और चला गया, तो उसके आने और जाने से फोर्स पे फर्क पड़ा? तो आंसर इज नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल रिमेन अनचेंज्ड। आई होप क्लियर हो रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा जल्दी से। द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल स्फेयर्स विद कांस्टेंट चार्ज इन चार्ज। पहले एयर में रखा है, फिर किसी मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उनके फोर्स का रेशियो बताना है। ठीक है, केस टू वन की वन वंस टू के। ओके, एक बार हवा में था तो फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये पहला फोर्स हो जाएगा। और दूसरी बार वो किसी मीडियम में था तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन आर को मैं के लिख रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दोगे, इससे ये कट जाएगा, ये के ऊपर जाएगा तो k/1 आएगा, ये भी कट जाएगा, विच इज सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, याद रखना, कई बार जल्दबाजी में हम 1/k लिख देते हैं, विच इज इनकरेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए सर, क्वेश्चन पढ़िएगा। ये क्वेश्चन मैं डिराइव नहीं करूंगा, बता दूंगा इसका आंसर कैसे। बाकी तुम करना चाहो करके देख सकते हो, याद होना चाहिए इसका आंसर। कह रहा है कि एक चार्ज है कैपिटल Q, उसको तोड़ के दो चार्ज बना दिए। एक Q1 बना दिया, उसी को तोड़ के, और जो बचा उसको Q2 नाम दे दिया। अब उनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, R डिस्टेंस पे रखने के बाद, वो फोर्स मैक्सिमम कब होगा? वो फोर्स मैक्सिमम कब होगा? ऑप्शन नंबर डी, जब आप उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, उस टाइम पे ही फोर्स इक्वल होगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ऐसा आपको कैसे पता? तो ऐसा हमें पता नहीं, हमने करके देखा। हमने ऐसा मान लिया कि कैपिटल Q में से एक चार्ज स्मॉल q है, तो दूसरा चार्ज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हो जाएगा। इसको ही आप Q1 कह रहे हो और इसको आप Q2 कह रहे हो। फिर आपने क्या करा, इनके बीच के फोर्स को लिखा F इज इक्वल टू के स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता करना था कि मैक्सिमा या मिनिमा कब होगा। तो बेटा, मैक्सिमा मिनिमा आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। मैक्सिमा मिनिमा जब भी कैलकुलेट करना होता है, तो आप डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर पुट कर देते हो। तो यहां पे आपको वही काम करना है। तो आपको निकालना है dF/dQ, और उसको इक्वल पुट करना है जीरो के, और फिर इसको सॉल्व करना है। और वो सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि स्मॉल q का वैल्यू कैपिटल Q/2 आ रहा है। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को करने के बजाय मैं आपको कहूंगा कि आप याद ही कर लो कि अगर किसी दो एक चार्ज को तोड़ के दो चार्ज बनाने हैं और उनके बीच के फोर्स को मैक्सिमम रखना है, तो आधा आधा तोड़ना पड़ेगा। अगर इसके अलावा कोई और आपने प्रोपोर्शन लिया कि एक को 1/4 कर दिया, दूसरे को 3/4 करो, या कुछ भी इसके अलावा अगर करने की कोशिश करी, तो फोर्स कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो प्रोसेस मैंने बता दिया, करने का मन हो करके देख लो, नहीं तो आंसर हमेशा याद रखना, बराबर बराबर तोड़ना है। ओके, हाँ जी, चल रहे हैं आगे। चलो, के बाद ये है क्वेश्चन नंबर 9, CPMT 1984। चलिए सर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81। देखो वहां 80 लिखा था, 81 लिख दिया, वो 81 उतना ही होता है। इट्स परमिटिविटी विल बी, परमिटिविटी पूछा है, मतलब आपसे एप्सिलॉन पूछा है, और आपको क्या दे रखा है? ये 81। सर, ये एप्सिलॉन आर दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही होता है, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला बताओ। अब ये भी बताया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर।
दोनों की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। कंफ्यूज होना नहीं। चलूं आगे, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे पढ़ो और आंसर बताओ। देयर आर टू मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ सेम रेडियस बट वन इज सॉलिड वन इज होलो, देन एक सॉलिड है एक होलो है, तो किसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा? सॉलिड स्फेयर को ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, होलो को कम, या दोनों को बराबर, या जो भी है, मतलब बोलो। इक्वली, पक्का पक्का। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड अगर कंडक्टर है, कंडक्टिंग है ना, मेटेलिक, तो उसके अंदर तो चार्ज जाना ही नहीं है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे होलो। अंदर के कुछ भी होने या ना होने का फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब दोनों को इक्वल चार्ज ही किया जाएगा। ठीक है, अभी इस पीडीएफ में 10 क्वेश्चन और भी हैं। क्या बेटा? हाँ, अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता फिर नॉन कंडक्टिंग को ज्यादा दे सकते थे, कंडक्टिंग को कम दे सकते थे, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के पास सरफेस भी है, अंदर भी है। हम्म। हम्म। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में ज्यादा और होलो में कम। नॉन कंडक्टिंग के अंदर के स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हो चार्ज देने के लिए। नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी चार्ज हो सकता है, तो अंदर भी चार्ज हो गया, सरफेस पे भी। होलो के अंदर चार्ज हवा में नहीं जा सकता ना बेटा, होलो के अंदर तो है नहीं मटेरियल, वहां तो हवा है, हवा में चार्ज जाएगा नहीं, खाली सरफेस पे जाएगा, तो फिर उससे तो कम ही बैठेगा सॉलिड से तो, है ना? राइट, बिल्कुल सही बात, क्या बात है, दिमाग तेज हो तुम्हारा, तुम लोग ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है, सब ठीक है, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, बस पढ़ाई करते रहना। ठीक है, ओके, तो 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए, अभी 10 क्वेश्चन और हैं इसमें, आगे चलोगे तो और 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, इन बचे हुए 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुमसे नहीं हो रहा है तो ग्रुप में डाल दो, बाकी कोई ना कोई कर लेगा, वो बता देगा। अगर कोई नहीं कर पाएगा तो मुझसे कल वाली क्लास में पूछ लेना, मैं ये बता दूंगा। मैंने ले लिया एक्स्ट्रा, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, नहीं बाकी क्वेश्चन ऐसे तुम कर लोगे, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं बताना है। ये सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर है जो हमने आज पढ़ा है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कुछ अलग है, तो सारे तुम कर सकते हो, टेंशन मत लो। खुद कुछ क्वेश्चन तो खुद से करो, जान पूछ के मैंने 20 क्वेश्चन डाले ताकि तुम कर लो। ओके, तो ट्राई कर लो। हाँ,